अस्सलामुअलैकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आपको बड़ा आवाज़ आ रही है। ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 तक आप कंफ्यूजन तो नहीं है प्लीज। चले सर, जो कल बात कर रहे थे वो भी थोड़ी सी रह गई थी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो आप लोग उसी पेज पे आ जाए जिस पेज पे हम थे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग जरा डिफरेंशिएट कर रहे थे कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ी सी बात मेरी अभी कंप्लीट नहीं हो सकी थी। तो प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने ये कहा था, प्रोडक्ट कॉस्ट मीन्स गुड्स को बनाने की कॉस्ट। तो गुड्स को बनाने की कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स हम बोलते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है वो ये है कि ओवरहेड्स मींस वेरिएबल ओवरहेड्स भी और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी। तो ये जो मैंने एक वर्ड लिखा था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो अपने फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट बनाई थी उसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स को कंबाइन करके अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कंप्लीट की थी। ठीक है, तो इस तरह से अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट बनाए, जो हम रूटीन में भी बनाते हैं, तो काइंडली जरा अपना पेज भी पिछले पेज पे रहेगा। तो इस तरह से अगर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो इसको फिर कहते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक से बनी है। इसमें क्या हुआ है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ साथ फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी हमने प्रोडक्ट कॉस्ट का पहले पार्ट बनाया, फिर उसकी बेस पे स्टॉक की वैल्यूएशन की है। ठीक है, तो दिस स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इसके साथ रखेंगे आप भी ब्रैकेट्स में वर्ड लगा लेंगे। तो एक लफ्ज है फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में, तो वहां से एक वर्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकला। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। कल जरा साथ साथ रिस्पॉन्ड रखिएगा, ताकि अगर कोई चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो साथ साथ रहेगा भी बात, मैं कंप्लीट कर लूं पहले। वापस करनी, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट के एंगल्स पर आपको बताया ये था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स के एंगल से है। लेकिन जो दूसरा स्टाइल कल हमने इनकम स्टेटमेंट बनाने का शुरू किया था, उसको फिर पहले डिफाइन ही कर लें, उसका नाम भी रख लें। इसके साथ पिछले पेज पर जाएंगे। तो इस इनकम स्टेटमेंट को, जिसमें वेरिएबल और फिक्स की क्लासिफिकेशन अलग अलग की जाती है, तो उसका फिर नाम होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल जो वर्ड है ये बेसिकली वेरिएबल के एंगल से है, तो वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल, दोनों वर्ड लिख लीजिएगा। कॉमनली यूज वर्ड है मार्जिनल कॉस्टिंग, लेकिन मार्जिनल वेरिएबल के सेंस में वर्ड यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वो प्रोडक्ट कॉस्ट कंसिडर होती है। तो इसका जरा नाम लिख लीजिएगा, फिर कंटिन्यू नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा और सेंटेंस पहले पूरा करना। तो इन मार्जिनल कॉस्टिंग, और ये सारी जो डिस्कशन है, मैंने कल भी वर्ड्स यूज किए थे, ये सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंगल से डिस्कशन नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट बनाने की दो टेक्निक्स हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक भी है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक भी है। इसके ऊपर अपने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जैसे जैसे पे जरूरत पड़ेगी ऐसा हम साथ साथ एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली। ठीक है, इस केस में फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स का क्या होता है वो फिर मैं भी बाद में बताता हूँ। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से फिक्स्ड ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट कंसिडर नहीं किया जाता। वो जिस पीरियड की फिर हो उसी पीरियड में इंकर की जाती है। तो पहले जरा यहाँ तक डिफरेंस क्रिएट करना, फिर मैं
जब पीरियड कॉस्ट एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर इसमें फर्दर जरा क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी। मुझे काइंडली अपना जरा बताना जब आप नोट कर लेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स असल में जो होते हैं ये इसके एग्जांपल्स काइंडली जरा जहन में अगर की जाए, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन टाइप। तो ये जिस पीरियड के एक्सपेंसेस हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि बस जिस पीरियड का ये खर्चा है उसी पीरियड में इसे सारे का सारा एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए। ठीक है, तो वो फिर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है। लेकिन कुछ लोगों का उसमें फिर, अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अपनी जगह है। अब इसमें गलत सही वाली बात नहीं है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक सही है या मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस एंगल से है कि फिक्स कॉस्ट जो है, जो लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पे एम्फोसाइज करते हैं वो ये कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट का क्योंकि बेनिफिट उसी साल का है। फॉर एग्जांपल अगर रेंट है तो रेंट का बेनिफिट अगर आपने इस साल का रेंट पे किया तो उसका नेक्स्ट ईयर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस अगर पर एनम है तो उसका बेनिफिट भी आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलना है। तो इसलिए इन कॉस्ट को जिस पीरियड में इंकर हो रही है उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो लोग फॉलो करना चाहते हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जिस तरह मटेरियल लेबर ओवरहेड्स जो हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये गुड्स को बनाने का खर्चा है, इसलिए इसी तरह फैक्ट्री में जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उन्हें भी प्रोडक्ट कॉस्ट ही बनाया जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसमें कोई गलत सही वाली बात ऐसे इस वक्त नहीं हो रही है। तो बहरहाल यहाँ तक डिफरेंस क्लियर हो गया। अब जरा एक मिनट पिछले पेज पे आया जरा। अब जो पिछले पेज पे हमने मार्जिनल कॉस्टिंग एंगल से स्टेटमेंट बनाना शुरू की थी, उसमें अगर आप नोट करें यहाँ पे तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, फिर डायरेक्ट लेबर ली है और वेरिएबल ओवरहेड्स लेके सम कर दी है। तो यहाँ कौन सी चीज कंसिडर नहीं हुई? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंसिडर नहीं हुए। देयरफॉर एक छोटी सी वर्किंग कर लें काइंडली, जरा थोड़ी सी फिगर जरा सामने आ जाएंगी तो फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी। डाटा हमारा ये था कि 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे और 1500 सेल हुए थे। तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से आप स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे तो अब आप 140,000 बस उठाएंगे। वट इज 140,000? इट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ओनली। ठीक है, और इसे डिवाइडेड बाय 2000 करें तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ही आएगी, और 500 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो अब इन 500 यूनिट्स को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से बस मेजर किया जा रहा है। तो काइंडली जरा कैलकुलेटर पकड़ना। कल भी एक छोटी सी वर्किंग हुई थी, अब जरा फिगर्स काइंडली जरा रिलेट रखिएगा, साथ साथ बात जरा रिलेट करके समझते जाएंगे। ये फिगर बनेगी 35,000। ठीक है, पिछले पे अगर डाटा से कंपेयर जाए, बस ठीक है, फिगर्स आ गई आपकी। साथ साथ कंपेरिजन रखें जरा। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब हमने वर्किंग की थी यही क्लोजिंग स्टॉक की फिगर 62,500 आई थी। ठीक है, तो ये 62,500 की बजाय 35,000 क्यों हो गई है? जरा दोबारा अपने सामने कैलकुलेशन रख लीजिएगा। 500 बेटा यूनिट से और 55 रुपीज पर यूनिट एक फिक्स ओवरहेड से। तो काइंडली सॉल्व करेंगे आप तो 500 इंटू 55 इज इक्वल टू 27,000। 500 इंटू 55 मीन्स 27,500 ही बनता है। तो असल इशू ये है, कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुने, ये जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला क्लोजिंग स्टॉक है उसमें क्योंकि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट हुए हैं, देयरफॉर फिर इसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ रहे हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स है। देयरफॉर फिर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंसिडर नहीं हुए एज प्रोडक्ट कॉस्ट, और उनका फिर क्या होना है वो फिर मैं भी कंप्लीट करता हूँ तो आपके सामने बाकी सारी चीजें भी आ जाएंगी। ठीक है, तो व्हाट इज द ओनली डिफरेंस इन दी स्टॉक्स? Because of fixed production cost is treated as a product cost in case of absorption costing, और marginal costing में variable production cost ही सिर्फ product cost का हिस्सा है। therefore ये closing stock की अब amounts different है, और अगर अभी closing stock की amounts different है तो बाकी फिर इंशाल्लाह अभी जब figures आपके सामने आएंगी तो क्या profit exactly same होना चाहिए या different होना चाहिए वो फिर मैं अभी फर्दर आपके सामने explain करता हूँ। तो यहाँ तक जरा काइंडली
कोई कन्फ्यूजन अब रह गई है तो पहले वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोग जरा आगे जाना चाह रहे हैं, वो मेरे ख्याल इस तरह से सही तरीका नहीं है। पहले यहाँ तक क्लियर कर लें, बाकी मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूंगा तो इंशाल्लाह फिर अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो वाइंड अप करेंगे। यहाँ तक की वर्किंग ठीक है आप सबको? अब डेफिनेटली नई चीजें हैं उसमें, थोड़ा सा समझने के लिए भी, समझाने के लिए भी हमें ज़रा टाइम रिक्वायर्ड है, तो साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। जी सर, आप आ जाएं, जरा एक और कैलकुलेशन करें। 70,000 प्लस 50,000 और 20,000 ये जो हुआ था मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो इसका 140 सम बना था। इट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग स्टॉक नहीं था अभी हमारी डिस्कशन में। तो अब -35,000 अगर आप कर दें काइंडली, 140 में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से, आंसर आएगा हमारा 105,000। ऑब्वियसली अगर ओपनिंग स्टॉक्स भी होते तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होके वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जस्ट लाइक जिस तरह पहले होता है। तो अब ये क्या है 105,000, सही वर्ड्स अपने जहन में लाते रहिएगा। ये है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, जो ऊपर हमने हेडिंग लिखी थी। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल इज द डिफरेंस बिटवीन in this case 140,000 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब यहां तक काइंडली सॉल्व करें। 2,25,000 सेल थी और उसमें से अगर क्लोजिंग सॉरी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की जाए तो काइंडली प्लीज साथ साथ अब रहेगा 2,25,000 माइनस 1,05,000 इज इक्वल टू 1,20,000। अब ये बेटा 1,20,000 है, ये सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके आ रहा है। ऑब्वियसली अब ये फिगर इस ग्रॉस प्रॉफिट से डिफरेंट है। साथ साथ कंपैरिजन रखें काइंडली, इस ग्रॉस प्रॉफिट से ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग करते हुए तो हमने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को भी लिया था और फिर उसका इफेक्ट जो था वो क्लोजिंग स्टॉक पे भी आ रहा था। तो ऑब्वियसली क्योंकि अब हमने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कंसिडर ही नहीं किया तो इस फिगर ने डिफरेंट आना था। तो अब इस फिगर का ये जो फिगर डिफरेंट है ये है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। तो देयरफॉर अब इसका नाम भी कोई नया होना चाहिए। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट फिगर नहीं कहलाती, इसका फिर जो नाम है वो फर्स्ट टाइम सुनेंगे, देयरफॉर आपके लिए जरा नया है, लेकिन साथ लिखें काइंडली। इसे कहते हैं ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन मींस नथिंग एक्सेप्ट ओनली कि सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेंगे तो जिस जो फिगर आती है उसे फिर डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं कहा जा सकता। अब प्रॉफिट वर्ड हम बहुत दफा सुन चुके हैं, इसलिए हम जरा यूज्ड टू हो गए। तो कंट्रीब्यूशन हमारे लिए एक नया लफ्ज है, इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इसको भी सुनते रहेंगे तो यूज्ड टू हो जाएंगे। मींस टू से कंट्रीब्यूशन मींस नथिंग एक्सेप्ट ओनली इट इज अ कैलकुलेशन which is a difference between sales minus variable cost of sale। और ये फिगर्स हमेशा डिफरेंट आएंगी क्योंकि यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कंसिडर होते हैं और यहाँ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पीरियड कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट एंगल से भी मार्जिनल कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं हो, फिर अभी नीचे कंसिडर होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व करना था, नाम एक नया है, नथिंग एल्स। तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। नोट कर लिए? देन उससे आगे जरा चलें। अब जरा वापस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ कंपैरिजन करें। हमने डायरेक्ट मटेरियल ले लिए, डायरेक्ट लेबर ले ली है, वेरिएबल ओवरहेड्स ले लिए हैं। मैंने फिर आपसे कहा था कि इस स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट में मार्जिनल कॉस्टिंग में पहले वेरिएबल कॉस्ट पूरी करनी है, तो देन फिर इसके बाद वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आती है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई है लेकिन फिर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लिखी जाती है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद, ताकि पहले वेरिएबल कॉस्ट सारी लेस होके आपके सामने आंसर आ जाए। तो नेक्स्ट लिखेंगे वेरिएबल सेलिंग एडमिन कॉस्ट। तो स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट में वेरिएबल कॉस्ट पहले सारी और फिर फिक्स कॉस्ट आपके सामने अभी एंड में आएंगी। डाटा वही है, 1500 यूनिट सोल्ड है हमारे यहाँ और 5 रुपीज पर यूनिट सोल्ड है, तो फिगर विल रिमेन सेम। 1500 इंटू 5, 7500। व्हाट इज द नेम ऑफ 7500? काइंडली जहां जहां भी आप वर्किंग कर रहे हैं प्लीज साथ साथ जरूर बोलें 7500। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 7500? प्लीज सर अपने आप को बताएं।
वेरिएबल सेलिंग एडमन, ठीक है। और यहाँ फिर एक और टोटल होगा 120,000 ग्रॉस कंट्रीब्यूशन माइनस 7,500, ये फिगर आएगी आपकी 112,500। तो 112,500 फाइन कहलाती है फिगर, ग्रॉस की जगह सॉरी नेट कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन असल में डिफरेंस है बिटवीन सेल एंड वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन अगर सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेंगे तो इनिशियली पहले ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगी और उसमें से फिर रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट भी, सेलिंग एडमन नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट भी लेस कर दें, तो फाइनली नेट कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज होता है। व्हाई नॉट ग्रॉस प्रॉफिट? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट भी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनती है और यहाँ भी कोई फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, इसलिए जरा वर्ड्स डिफरेंट है ताकि सेग्रीगेशन हो सके, इन फिगर्स का अलग नाम डिफाइन हो सके। ठीक है जी, नोट हो गया यहाँ तक? देन बेटा अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा आपकी भी जरा इन्वॉल्वमेंट रहे जरा मेरे साथ। बताएं जरा, सारी ये जो मैं इनकम स्टेटमेंट आपके सामने मार्जिनल कॉस्टिंग वाली बना रहा हूँ, इसमें अब वेरिएबल कॉस्ट सारी आ गई हैं जो हमारे इस बिजनेस में? क्या वेरिएबल कॉस्ट सारी पूरी हो गई है? ये बिल्कुल पूरी हो गई है। डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, डायरेक्ट लेबर भी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी, और फिर जो वेरिएबल सेलिंग थे। इट मींस फाइनली बस क्या रह गया? कौन सा बस एक्सपेंस रह गया जो अभी हमने प्रेजेंट नहीं किया? फिक्स्ड ओवरहेड्स रह गए। और फिक्स्ड ओवरहेड्स कहाँ कहाँ है बिजनेस में? फिक्स्ड ओवरहेड्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड्स भी होते हैं और सेलिंग और एडमिन फिक्स्ड ओवरहेड्स भी होते हैं। तो देन इस मार्जिनल कॉस्टिंग स्टाइल ऑफ इनकम स्टेटमेंट में क्या किया जाता है? जब नेट कंट्रीब्यूशन आपकी आ जाएगी तो फिर फिक्स कॉस्ट आप लिखते हैं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट एक हेडिंग आ जाएगी, उस हेडिंग में फिर प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज द प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट? वही 110। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है अगर आप सही तरह नोट कर सकें कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसे प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा और कॉस्ट ऑफ देयरफॉर स्टॉक का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, उसे एज अ पीरियड कॉस्ट एक्सपेंस आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 110 एज इट इज, और ये जो फिक्स्ड सेलिंग एडमन थे ये भी एज इट इज। तो इन अदर वर्ड्स पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट पूरी कर लेंगे और देन फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट सारी कैलकुलेशन में आ जाएगी। तो फिक्स प्रोडक्शन भी एंड फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन, कल से मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो नॉन प्रोडक्शन सिंपली मीन वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग एंड एडमन। तो फिक्स कॉस्ट सेलिंग एडमन से रिलेटेड जो है दैट वाज आल्सो गिवन, तो 20,000 फिगर आ जाएगी। ठीक है जी, तो प्लीज यहाँ तक फाइनली आंसर निकालें और परेशान ना होइएगा कि नेगेटिव आंसर आ रहा, जो आंसर आ रहा है आने दें। डेफिनेटली अगर सम करें फिक्स कॉस्ट का तो सम ऑफ फिक्स कॉस्ट इज 130,000, लेकिन फाइनली नेट प्रॉफिट तक आना तो 1,12,000, 1,12,500 माइनस 1,30,000। तो परेशान हुए बगैर लिखिएगा, नेगेटिव फिगर आ रही है तो क्यों आ रही है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। क्या आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट डिफरेंट होगा? अगर होगा तो क्यों होगा ये मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ। नेगेटिव फिगर है, ये नेट लॉस है। तो इसकी जो रीजनिंग है, ये क्यों नेट लॉस बन गया, अच्छा वाला प्रॉफिट आ रहा था, ये काइंडली कोई अपनी जजमेंट खुद से ना बनाइएगा, मैं सब कुछ आपके सामने भी रखता हूँ। मैं चाह रहा था जरा फिगर सारी सॉल्व हो जाए। तो इसमें ये कोई साइंस नहीं है, ऐसी कोई लॉजिक अपनी तरफ से ना बना लीजिएगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नेट प्रॉफिट आता है और मार्जिनल कॉस्टिंग में नेट लॉस आता है। ये कोई साइंस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसे हो क्यों गया है ये मैं अभी खुद से एक्सप्लेन करता हूँ। आपसे जरा रिक्वेस्ट है, जरा मुझे ये बता दें, आप लोगों ने अगर नोट कर लिया तो। ये प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट बेटा एक्सपेंस है हमारा, इसलिए लेस होना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट्स में से करें तो प्रॉफिट्स में लेस होना चाहिए। एक्सपेंसेस अगर हो तो एक्सपेंसेस में ऐड होगी कॉस्ट।
अब इससे पहले कि बेटा हम इसकी जरा कंक्लूजन की तरफ जाएं, आप जरा एक मिनट नेक्स्ट पेज पे जाएं जहां हम ये सब कुछ जरा एक्सप्लेन कर रहे थे। तो एक प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने वर्ड लिख दिया था, पहले जरा एक चीज और समझ लें। मैंने जो कुछ वर्ड्स अभी आपको बोलने हैं, आपके सामने रखने हैं एक्सप्लेन करते हुए, तो एक लफ्ज तो हो गया फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट, एक दूसरा लिखेगा जरा पीरियड कॉस्ट। तो पहले ये वर्ड जरा फाइनल करना, फिर मैं आता हूँ इन फिगर्स की आपस में रिकंसिलिएशन की तरफ। तो पीरियड कॉस्ट मींस होता है मींस कॉस्ट incurred and expensed, एक ऐसी कॉस्ट जो इंकर हुई एंड एक्सपेंस्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। एक ऐसी कॉस्ट जो इंकर होके उसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस्ड भी हो जाए, एक्सपेंस आउट भी हो जाए। जी उबैद अगर हम थोड़ा सा जरा टाइम अपने आप को और दे दें, मेरे ख्याल है शायद आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ वर्ड्स और फिगर्स के साथ आपके सामने रखूंगा। तो पहले जरा ये बात कंप्लीट कर लें जो हम सही तरह से अंडरस्टैंड करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। बाकी डेफिनेटली आपको भी कुछ चीजें शायद आइडिया हो गया होगा, एक दो बातें मैंने भी आपके सामने रखनी। तो एक मिनट जरा अगर हम पहले जरा डेफिनेशंस वगैरह पूरी कर लें अपनी। तो पीरियड कॉस्ट मींस वो कॉस्ट होती है जो जिस पीरियड में इंकर हुई है उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट भी हो जाए। तो ऐसी कॉस्ट जो इंकर होते ही एक्सपेंस आउट हो जाती है उसे पीरियड कॉस्ट कहते हैं। नोट कर लिए? अब आप लोगों से कंसंट्रेट रिक्वायर्ड होगी यहाँ, मैं इसको एग्जांपल्स के तौर पे भी बताता हूँ। सबसे पहले जरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली स्टेटमेंट देखें, बस यही रहेगा कि अपने रजिस्टर में से देखें। मैं जरा असल में चाह रहा हूँ कि दोनों फिगर्स आपके सामने रख सकूं, इसलिए शायद थोड़ा छोटा नजर आ रहा हो आप में भी। देखिए ये क्लियर रखें कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये जो पहली चार फिगर्स हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये बेटा टोटल एक्सपेंस इंकर हुआ है 250,000। ये कल भी बात हो रही थी, तो सही दोबारा क्लियर करें अपने जहन में। कॉस्ट इंकर हुई है 250,000 मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की मिला के और फिक्स भी इस केस में, लेकिन उसमें से जो एक्सपेंस आउट हुई है वो 187,500 हुई है। तो इट मींस ये सारी अमाउंट जो इंकर हुई इस पीरियड में ये एज इट इज एक्सपेंस आउट नहीं हो रही, इसमें से बस उतनी एक्सपेंस आउट हो रही है जितनी रिलेट करती है उन यूनिट्स से जो यूनिट्स हमने बेच दिए हैं। ये बात सबको पता है? आपसे ओपिनियन चाहिए इस पे। तो इसका मतलब ये वाली जो चार फिगर्स हैं ये तो प्रोडक्ट कॉस्ट है, यहाँ भी ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन जरा नीचे आए, ये जो फिगर्स हैं, ये जो नीचे फिगर्स हैं एडमन सेलिंग के नाम से, चाहे वेरिएबल हो या फिक्स हो, क्या ये इसी पीरियड में इंकर होके इसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो रही हैं? इसी पीरियड में इंकर होके इसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो रही हैं। तो ये जो एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं ये पीरियड कॉस्ट कहलाते हैं। इसका कोई ताल्लुक स्टॉक से नहीं है, ये जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में सारा का सारा एक्सपेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड्स फाइनली सुने, मैं भी लिखता भी हूँ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में जो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल चार्जेस, इन अदर वर्ड्स ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जो अमाउंट आ रही होती हैं, सेलिंग एडमिन, फाइनेंशियल चार्जेस, इवन टैक्स भी, वो जिस पीरियड से रिलेटेड होता है क्योंकि उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट होता है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जो एक्सपेंसेस लिखे होते हैं इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो वो सारे के सारे पीरियड कॉस्ट होती हैं, वो सारी की सारी पीरियड कॉस्ट कहलाती हैं, ठीक है। तो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इन दिस केस इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर एग्जांपल्स ऑफ पीरियड कॉस्ट। ये भी मैं बाद में लिखता भी हूँ। क्लियर है यहां तक? अब एक सेकंड के लिए आ जाए जरा मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ ये जो तीन चीजें हैं, कौन कौन सी बोलना है जरा एक दफा बोलना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, इसकी बेस पे स्टॉक्स मेजर हो रहे हैं।
तो देयरफॉर ये तीन चीजें जो मैंने ऊपर लिखा भी था, तो ये तीन चीजें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, और बाकी वेरिएबल सेलिंग एडमन हो, फिक्स सेलिंग एडमन हो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसको भी अगर हमने अलग प्रेजेंट किया है तो अब इसका भी कोई ताल्लुक हमारे स्टॉक से नहीं रहा। अब हमारे स्टॉक में इस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की कोई अमाउंट नहीं है। इट मींस क्लोजिंग स्टॉक की इस अमाउंट में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ना होने की वजह से अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इसमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी पीरियड कॉस्ट के तौर पे ट्रीट हुई है। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस तो यहां भी पीरियड कॉस्ट ही हैं, उनका भी स्टॉक से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन एडिशन टू दैट मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी पीरियड कॉस्ट होते हैं। तो व्हाट इज द ओनली मेजर डिफरेंस बिटवीन द absorption costing and the marginal costing? Absorption costing में fixed production overheads is a product cost और therefore उसका हिस्सा फिर क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट में भी आता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज अ पीरियड कॉस्ट जस्ट लाइक सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ठीक है, यहां तक कुछ वर्ड समझ आते हैं? बाकी मैं फिर अभी ये जो मैंने बोला है मैं आपके सामने सेंटेंसेस लिखता हूँ। आ जाए जरा से, जहां पीरियड कॉस्ट लिख रहे हैं तो उसके नीचे लिखें इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेट्स ट्राई टू कंप्लीट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। Selling admin expenses and financial charges, टैक्स भी अगर इन्वॉल्व करना चाहें तो वो भी हो सकता है, आर एग्जांपल्स ऑफ पीरियड कॉस्ट। साथ आप रिलेट अगर रख सकें, ऊपर जो लिखा था प्रोडक्ट कॉस्ट में हमने फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स वहां प्रोडक्ट कॉस्ट है, और देयरफॉर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे एडमिन सेलिंग फाइनेंशियल चार्जेस टैक्स अदर एक्सपेंसेस वगैरह जो भी अदर ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जो फिगर्स आ रही होती हैं एक्सपेंसेस की वो फिर पीरियड कॉस्ट है। लेकिन इन मार्जिनल कॉस्टिंग सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल चार्जेस आर एग्जांपल ऑफ पीरियड कॉस्ट। ये परसेंटेज पहले इसी तरह लिख लेते हैं मेरे ख्याल ताकि जरा एक सिमिलरिटी भी सामने आ जाए। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल चार्जेस, ये तो अगर हो फाइनेंशियल चार्जेस ऑब्वियसली भी होगा, तुम्हारी एग्जांपल में नहीं आर एग्जांपल्स ऑफ पीरियड कॉस्ट। तो यहाँ तो एग्जैक्टली सिमिलर है यहाँ तक। इन एडिशन फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स are also considered as period cost. एंड ये आपने जरा बताना है जब आप नोट कर लेंगे। नोट अगर बेटा कर लें तो फाइनली एक काम जरा आप करें, ये सारा आपने लिखा है अपने जो आपके सामने से किताब ही रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनली डिफरेंस क्या है, एक छोटी सी लाइन में जरा फाइनल करते हैं।
सारा का सारा असल इशू सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के ट्रीटमेंट पे है। और वो ट्रीटमेंट में क्या बस फर्क है? इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, एंड इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज अगर आप गौर से देखें तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है। और सिमिलरली एडमन सेलिंग, फाइनेंशियल चार्जेस, ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी और मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों में पीरियड कॉस्ट है। तो डिफरेंस सिर्फ क्या है? एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है जस्ट लाइक एनी अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को भी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए। दैट स्कूल ऑफ थॉट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट। और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये कहता है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अ पीरियड कॉस्ट, और क्योंकि ये उसी पीरियड का खर्चा है तो देयरफॉर इसे उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए। तो ये बात हो रही है फाइनली, इसको जरा एक और एंगल से फाइनली लिख लें जरा। फाइनली इट मींस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो बाकी मैंने आपसे कल से मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे फिर हम आगे बढ़ेंगे, दोनों के अपने एडवांटेजेस, दोनों डिसएडवांटेजेस, ये सारी डिस्कशंस अपनी जगह है। गलत सही की वाली बात नहीं कि कोई बिल्कुल ही गलत है, कोई बिल्कुल सही है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इंशाल्लाह फिर साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो फाइनली इट मींस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। बट देन ये मैं भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा था, रादर देन कि आप लंबे लंबे सवाल टाइप करें, उससे फिर मुश्किल होगी आपको डेफिनेटली पूछने भी। और मैं भी जब बात अगर उस तरफ मैंने आना हो तो मुझे भी जरा डेफिनेटली एक सीक्वेंस में आपको बताना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरी बात पूरी सुन लें, तो इंशाल्लाह जैसे मैं बात कह दूंगा कि मेरी कंप्लीट है, फिर अगर कोई कंफ्यूजन रह जाएगी तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा ज़रा टाइम इसलिए अब हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि नई चीज़ आपके सामने आ रही है, तो उसको समझने समझाने में थोड़ा सा हमें टाइम रिक्वायर्ड है। तो फाइनली इट मींस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट इन absorption costing, and it is a period cost in marginal costing, marginal costing, absorption costing। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। तो एक छोटा सा फॉर्मेट हमें समझ अब आ गया है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डाटा की बेस पर हम वर्किंग करते रहेंगे। तो फाइनली जो लास्ट सेंटेंस है, अब ये कुछ रीजनेबली हजम होता है, समझ आता है यहाँ तक? तो यहाँ तक जरा मुझे आपसे रिस्पॉन्स चाहिए, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया। कोई अगर लिख रहा है तो डब्ल्यू का मैसेज भेज दिया करें ताकि मैं जरा वेट कर लूँ। बहुत ज़्यादा टाइप करना भी रिक्वायर, टाइप करवाना भी आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। तो रह तो नहीं गए काइंडली कोई साहब? चलें सर, ये सारा कुछ लिखने के बाद फिर आप लोग वापस आ जाए फर्स्ट टू पेजेस पे। अब फर्स्ट टू पेजेस पे आ जाए, जरा हम ये एक एनालिसिस करें कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अच्छा भला प्रॉफिट था, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग में लॉस क्यों सामने आ गया है। ठीक है जी, तो रेडी है सारे? बस ठीक है, मतलब आप रिस्पॉन्ड रहने दे, जिन्होंने कर दिया था पहले रिस्पॉन्स वो रहने दे। तो जो लोग लिख रहे थे उनसे रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ लोगों ने डब्ल्यू के मैसेज भेजे थे। चलें सर। अब सर ये जो प्रॉफिट्स का डिफरेंस है, इसे आपने सिंपली कंसंट्रेशन से समझना मेरे साथ, नथिंग एल्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी आपके सामने आ जाएगा कि व्हाट इज द ओनली रीजन के 10,000 प्रॉफिट की बजाय 17,500 लॉस बन गए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरा फिगर्स देख के, पहले लास्ट फिगर्स देख के, बाकी तो मैं डेप्थ में इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ।
आप मुझे ये बता सकते हैं कि 10,000 प्रॉफिट और 17,500 अगर लॉस को देखा जाए तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग आपस में एक दूसरे को कंपेयर करके देखा जाए तो आप मुझे ये बता सकते हैं प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है? मतलब 10,000 रुपया प्रॉफिट है और 17,500 लॉस है, तो प्रॉफिट्स में डिफरेंस कितना है? नहीं बेटा, 7,500 डिफरेंस नहीं है। ये जो 7,500 कह रहे हैं, काइंडली जरा दोबारा गौर से देखें। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? नहीं बेटा गुल साहब ऐसे नहीं है, रिलैक्स होकर सुनिएगा मेरी बात। पहले सबसे पहले डिफरेंस फाइनल करें। जिन हजरात ने 7,500 कहना चाह रहे हैं तो प्लीज जरा 7,500 वाले गौर से सुने मेरी बात। देखें सर जी, ये पॉजिटिव फिगर है, ये प्रॉफिट पॉजिटिव फिगर है और लॉस नेगेटिव फिगर है। तो लॉस नेगेटिव फिगर है, तो इट मींस अगर हम 10,000 प्रॉफिट से 17,500 लॉस पे आए हैं तो कंसंट्रेशन छोड़ दें, अब जरा छोड़ दें, अब लिखना छोड़ दें काइंडली। तो इट मींस पहले हमारा प्रॉफिट जीरो हुआ है, प्रॉफिट जीरो हुआ है, 10,000 से प्रॉफिट पहले जीरो हुआ है, 10,000 से कम होकर जीरो हुआ है और फिर 17,500 नेगेटिव हो गया। तो इट मींस प्रॉफिट में कितनी रिडक्शन हुई है? 27,500। कैसे? पहले प्रॉफिट 10,000 से जीरो हुआ है और उसके बाद फिर जीरो से नीचे 17,500 नेगेटिव साइड पे चला गया। तो जिन बच्चों ने 7,500 मुझे कहा था, उन्हें क्लियर है कि ये प्रॉफिट में डिफरेंस 27,000 रुपीज का है। कोई कंफ्यूजन इसमें? बाकी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, साथ साथ चलें, आगे आगे चलने के बजाय साथ साथ रहें, इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबको क्लियर है कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रॉफिट्स इज 27,000 और 27,000 रुपीज से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है इन मार्जिनल कॉस्टिंग। तो बेटा इसकी सोल रीजन क्या है? कंसंट्रेशन सुना मेरे वर्ड्स। हम इन पूरी इनकम स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं जरा आपस में और देखते हैं कि डिफरेंस आखिर है कहां। जरूर सुननी मेरी बात एक एक कंसंट्रेशन से। सेल एग्जैक्टली सेम है, मेरे टिक्स देखिएगा जरा, सेल में कोई डिफरेंस नहीं है। हम जरा लॉजिकली देखें तो मटेरियल में भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेबर में भी कोई डिफरेंस नहीं है, 50,000 20,000 उधर भी यही है। 1,10,000 में भी बेटा डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ क्या हुआ ये 1,10,000 इधर नीचे आ गया, उधर एक्सपेंसेस में ऐड होके लेस गया और इधर हमने डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन में से लेस कर दिए। तो बता दें 1,10,000 रुपीज का भी कोई अल्टीमेट डिफरेंस है? सिर्फ ऊपर नीचे हुआ है। पहले 1,10,000 ऊपर प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा था और यहाँ 1,10,000 नीचे मार्जिनल कॉस्टिंग में नेट कंट्रीब्यूशन के बाद आ गया। तो इसमें भी रुपीस का कोई फर्क नहीं है, सवाए उसके कि वो प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पे प्लस हो रहा था और इधर पीरियड कॉस्ट का। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, इसमें भी कोई नेट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 1,10,000। हाँ लेकिन उससे हुआ क्या है? आप सर्कल लगाएं, आप भी, मैं भी लगाता हूं। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर डिफरेंट है, 62,500 और यहां है 35,000। इनको सर्कल लगाएं। तो डिफरेंस इस वक्त कितना है? किसकी वजह से? क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट है। तो एक सेकंड बात और पूरी करना जरा। वेरिएबल सेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है लिखने में, जस्ट प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे है। और फिर 20,000 फिक्स सेलिंग भी प्रेजेंटेशन में ठीक है, लेकिन अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। तो व्हाट इज द ओनली डिफरेंस इन द फिगर्स ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग? क्लोजिंग स्टॉक्स की अमाउंट डिफरेंट है। सबने इस बात समझी है मेरी? क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट्स के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। कोई कंफ्यूजन मेरे सेंटेंस में? जी विशाल, वो ठीक है, वो क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट क्यों है वो हमें पता है। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए डिफरेंट है क्योंकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक के अंदर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ रही है और क्लोजिंग स्टॉक जो मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से उसमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आ रही, वो तो हमें पता है। लेकिन फर्क क्यों है? सारी फिगर्स में इसमें अल्टीमेटली लिखने में डिफरेंस सिर्फ कहां है? क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में डिफरेंस है। ठीक है, गॉट इट?
तो अब मेरे फाइनल वर्ड सुना जरा। क्या अब आपको एक पुरानी बात अगर याद करवाई जाए, जो शायद मार्जिनल, जब जॉइंट बाय प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो उसको भी थोड़ा सा जिक्र हुआ था, इंट्रो से आपको थोड़ा सा पता है। क्या स्टॉक्स का फिर प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट होता है? स्टॉक्स का प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है? क्या इफेक्ट होता है? क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट से, और ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट से। अब ये जब मैं इस तरह का वर्ड बोलता हूँ ना, तो ये अमाउंट के एंगल से बोल रहा हूँ। तो इस वक्त ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इसलिए मैं ओपनिंग की बात नहीं कर रहा। तो क्लोजिंग स्टॉक के एंगल से जो डिफरेंस है, मार्जिनल कॉस्टिंग में, कंसंट्रेशन से फिगर्स देखें, मार्जिनल कॉस्टिंग में जितने रुपए से 27,500 काफी दफा कैलकुलेट भी कर चुके हैं, जितने रुपए से मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक कम है, जितने रुपए से मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग स्टॉक कम है, उतने से ही प्रॉफिट भी कम है। तो कहां प्रॉफिट कम था? मार्जिनल में। तो मार्जिन में कितने थाउजेंड से प्रॉफिट कम था? 27,500। तो उसकी सोल रीजन क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक जो मार्जिनल कॉस्टिंग में कैलकुलेट हुआ है, वो 27,500 रुपीज कम कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो इन प्रॉफिट्स में डिफरेंस होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होगा तो वो सिर्फ किस वजह से होगा? क्योंकि स्टॉक्स की वैल्यूएशन में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आती है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं आती है। तो ये प्रॉफिट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्यों डिफरेंट हो सकते हैं, काइंडली जरा लिखेंगे अपने पास सेंटेंस फाइनली। आपके पास शायद मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद होपफुली दो तीन लाइंस होंगी, अगर नहीं हो तो फिर नेक्स्ट पेज पे जहां भी आप हैं तो वहां लिख लीजिएगा। तो प्रॉफिट इज डिफरेंट। प्रॉफिट इज प्रॉफिट्स ऑफ, या इससे पहले एक जनरल स्टेटमेंट बना लें, बाद में फिर उसको अप्लाई कर लेते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग कैन बी डिफरेंट, हो सकते हैं, ओनली ड्यू टू ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, अब मैंने स्टॉक्स वर्ड लिखा है। फिलहाल हमारे इस डाटा में क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन अभी मैं बात करता हूँ कि अगर ओपनिंग स्टॉक भी होंगे तो ओपनिंग स्टॉक का भी फिर प्रॉफिट पे एक इनवर्स रिलेशनशिप बन जाता है। तो उससे फिर क्या होगा वो भी बात कर लेते हैं, लेकिन स्टॉक्स जनरली वर्ड लिखा है। ओपनिंग भी हो सकते हैं, क्लोजिंग भी हो सकते हैं। यही जो क्लोजिंग है, नेक्स्ट पीरियड में फिर ओपनिंग भी बनना है। तो मैं ओपनिंग के एंगल से भी बात बाद में रखता हूँ। तो इन द गिवन सिचुएशन, इन द अबव सिचुएशन, इन द अबव स्टेटमेंट्स कह रहे हैं, इन द अबव स्टेटमेंट्स, इन द अबव स्टेटमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक as per marginal costing is less by rupees 27,500, and therefore profit is also less by rupees, अब ये क्लियर रखिएगा, लेस बाय रुपीज 27,500 है, वो 10,000 पॉजिटिव से 17,500 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इन अबव स्टेटमेंट्स क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग इज लेस, तो देयरफॉर प्रॉफिट भी कम है। और अगर अब्जॉर्प्शन के एंगल से देखें तो वहां क्लोजिंग स्टॉक 27,500 से ज्यादा है, देयरफॉर कंपैरेटिवली स्पीकिंग उसका प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो डिफरेंस सिर्फ क्यों होता है इन प्रॉफिट्स में? स्टॉक्स की वजह से। और गिवन सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक्स का इशू है, और क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है, प्लीज डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, छोटी छोटी बातें ज़हन में रखनी चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप, मींस अगर क्लोजिंग ज्यादा है अब्जॉर्प्शन में, प्रॉफिट भी ज्यादा है, और क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है मार्जिनल में इस केस में, तो देयरफॉर प्रॉफिट भी कम है।
नहीं वैसा अब डबल वाली बात तो नहीं है, वो तो फिर अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से आप जेन में ला रहे हैं, वो कम्युलेटिव इफेक्ट्स IAS 8 शायद कोई जेन में आ रहा है। करंट ईयर में तो फॉर द ईयर प्रॉफिट ही होगा, तो करंट ईयर में फॉर द ईयर प्रॉफिट जितने से क्लोजिंग स्टॉक कम है उतने से ही हमारा प्रॉफिट भी कम है, ये तो फॉर द ईयर की फिलहाल बात हो रही है। ठीक है भाई, तो जितने से कम है उतने से ही कम होगा, ये डबल वाली बात यहाँ नहीं है। नहीं सर जी ऐसे तो नहीं ना हुआ यार, क्या 55,000 से अल्टीमेटली स्टॉक में चेंज आया? ठीक है भाई सर, तो जितने से क्लोजिंग स्टॉक कम है उतने से ही, तो जितने से है उतने से ही है ना, मतलब 55,000 तो नहीं हुआ। जी डियर, अभी इसमें जो मैंने बात की है, मैंने स्टॉक्स के एंगल से बात की, आपसे जरा रिक्वेस्ट है एक सेकंड के लिए जरा नेक्स्ट मंथ के एंगल से जरा मेरे साथ डिस्कस करना है। लेट्स ट्राई टू कंप्लीट नेक्स्ट मंथ। क्या ये जो क्लोजिंग स्टॉक्स हैं, फिर नेक्स्ट मंथ हमारा मंथली डाटा था, तो मंथली डाटा के बेस पे मैं नेक्स्ट मंथ बोल रहा हूँ, नेक्स्ट पीरियड में जो क्लोजिंग स्टॉक्स हैं क्या ये ओपनिंग बनेंगे सर? जी सर रेडी है, एक जरा नेक्स्ट नेक्स्ट जरा सोचें, क्या ये क्लोजिंग ओपनिंग बनते हैं? तो नेक्स्ट पीरियड में अब फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, जरा बात सही तरह माइंड अप करना। नेक्स्ट पीरियड में जब आप अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो 62,500 ओपनिंग स्टॉक बनेगा नेक्स्ट पीरियड, और मार्जिनल कॉस्टिंग से अगर इनकम स्टेटमेंट नेक्स्ट पीरियड में बनाएंगे तो 35,000 ओपनिंग बनेगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा हूँ। बाकी अदर फैक्टर्स को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो क्या ये जो फिर ओपनिंग स्टॉक्स हैं इनके कम ज्यादा होने से भी नेक्स्ट ईयर को फर्क पड़ता है? फुल कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। अब ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग में कम होगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा होगा, तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो गौर से सुने, फाइनली सही सेंटेंस है, ओपनिंग स्टॉक कम होगा कंपैरेटिवली मार्जिनल कॉस्टिंग में, 27,500 ही की गेम है। तो जब ओपनिंग स्टॉक कम होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, तो क्या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग का नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कंपैरेटिवली प्रॉफिट 27,500 से ज्यादा होगा या कम होगा, जी होगा या के होगा? जरा सोच के बता दो जरा, आपके लिए जरा मैं शॉर्ट वर्ड्स कर दूं जरा। ओपनिंग स्टॉक जब कम होगा तो फिर प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब भी मेरी इस बात का ये है कि जो मैंने अभी कहा था कि ये नहीं है कि प्रॉफिट कम ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट ज्यादा आता है मार्जिनल से कम आता है, ऐसे नहीं है। ये अल्टीमेट इफेक्ट जीरो ही है, लेकिन डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स में स्टॉक्स की वैल्यूएशन की वजह से फर्क आ सकता है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इस पीरियड में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब वही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग बनेगा तो वो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से अल्टीमेटली इफेक्ट आपस में आप कह लें सॉर्ट ऑफ नेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है? अब क्लियर हो गया सब कुछ रह तो नहीं का मसला? तो फाइनली बेटा बात सिर्फ दो तीन चीजें याद रखने वाली हैं, बाकी चीजें डेफिनेटली हम प्रैक्टिस से फाइनल करेंगे। पहली बात जो जहन में रखने वाली वही है जो हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा है, वो जो फाइनली सेंटेंस मैंने एक बनाया कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड पीरियड कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। एक बात तो ये काइंडली जहन में रखनी जरूरी है। सेकेंडली, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट सेम होगा अनलेस स्टॉक्स का इशू बन जाए, और स्टॉक्स के इशू कौन कौन से बन सकते हैं? क्लोजिंग भी हो सकता है और ओपनिंग भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक फिर कंबाइंड भी आएंगे। तो इन प्रॉफिट्स में डिफरेंस क्यों होता है? स्टॉक्स की वैल्यूएशन डिफरेंट होने की वजह से। और स्टॉक की वैल्यूएशन में प्रॉब्लम क्या है? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक के अंदर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी पीरियड कॉस्ट सॉरी प्रोडक्ट कॉस्ट के एंगल से आ रही होती है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक्स की वर्किंग में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि वो पीरियड कॉस्ट बन जाती है मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है, सबको पता है अभी जो फाइनली मैंने वर्ड्स बोले?
तो देन फिर डेफिनेटली हमें एग्जामिनर बताएगा कि हमने कैसे स्टेटमेंट्स बनानी है। हमें दोनों तरीके से अब पता होना चाहिए, लेकिन इस वक्त अब आप काइंडली अपने जहन में लाएं कि हम पढ़ रहे थे वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, तो हम वेरिएंस में ही हैं अभी, लेकिन वेरिएंस एनालिसिस में अब अगर मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टोरी आ जाए तो फिर देन वेरिएंस एनालिसिस में कुछ चेंज आता है या नहीं। तो अब आप काइंडली दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अपने रजिस्टर पे जरा। हमने अभी तक जितने वेरिएंसेस पढ़े हैं, अभी तक मैंने जितने आपके साथ वेरिएंसेस डिस्कस किए हैं, लेट मी एक्सप्लेन या रिवाइज इन फ्रंट ऑफ यू। सेल वेरिएंसेस नंबर 1, फिर मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है, उसके नाम वगैरह की जब जरूरत पड़ती है तो मैं अभी दोबारा लिखता हूँ। सेल वेरिएंस पढ़ लिए हमने, मटेरियल वेरिएंस पढ़ लिए, लेबर वेरिएंसेस पढ़ लिए, वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंसेस पढ़ लिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस पढ़ लिए, फिर इसमें काफी डिटेल में भी हम गए, मटेरियल में भी हम यूजेज के ब्रेकअप में भी आ गए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैंने अभी तक आपके सामने रखी हैं, ये थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से। तो इन अदर वर्ड्स, अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया होगा, तो हम फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से ये सारी वर्किंग्स करेंगे। लेकिन अगर हमें एग्जामिनर कहेगा कि कंपनी इज यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो देन फिर अब हमने ये पढ़ना है कि अगर वेरियस एनालिसिस हो रहा हो और मार्जिनल कॉस्टिंग यूज हो रही है, तो देन कोई हमारे वेरिएंसेस में चेंज आता है, और अगर आता है तो क्यों आता है। ठीक है, तो हेडिंग बना लें, वेरिएंस एनालिसिस इन केस ऑफ variance analysis if marginal costing is used। जो पहली डिस्कशन है वो सारी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से है, लेकिन अगर एग्जामिनर हमें कहे कि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग करनी है और वेरिएंस एनालिसिस करना है, तो क्या कोई डिफरेंस आता है, और अगर आता है तो कहाँ कहाँ क्यों आता है। बना ली हेडिंग। आप इस तरह करेंगे इस सारी डिस्कशन को सुनते हुए कि आप पुराने वेरिएंसेस जहन में लाएंगे, और मैं उसमें अगर कहीं कोई चेंज है और क्यों है तो वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। जी सर, सबसे पहले आज लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सेल वेरिएंसेस। सेल वेरिएंस में प्राइस वेरिएंस एग्जैक्टली सेम कैलकुलेट होता है। व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला बोलते रहिए एक बार। फार्मूला 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 स्टैंडर्ड सेल रेट माइनस एक्चुअल सेल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, तो ये एज इट इज है, टिक मींस एज इट इज है, मींस मार्जिनल कॉस्टिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये एज इट इज है। दूसरा फार्मूला वॉल्यूम वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस। सब साथ है प्लीज। वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला जहन में लाएं, अगर प्लीज किसी का जहन में ना आए तो काइंडली ढूंढें कहीं से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड कह लें, या समटाइम बजटेड क्वांटिटी सोल्ड लिखा होता है, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड। सेल वेरिएंसेस की बात कर रहा हूं अभी, मटेरियल पे आता हूं। बजटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है सर, चेंज ये है कि पहले वर्ड्स क्या थे, कोई बता सकता है? बल्कि बता सकता है सर, अपने जहन में कम से कम रिवाइज करना, टाइप करना तो मुश्किल हो जाएगा। बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, पहले वर्ड से स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। अब अपनी जरा स्टेटमेंट दोबारा देख लें, मार्जिनल कॉस्टिंग वाली। मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट है ही कहीं नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। यहां बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस कंट्रीब्यूशन वर्ड है, और यहां फिर ग्रॉस प्रॉफिट की बजाय ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे हम। और ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है? स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट और माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट। ठीक है, तो ये सारा एक्सप्लेन करना आपने। तो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस? स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट की बजाय स्टैंडर्ड ग्रॉस
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक कैसे पहुंचेंगे इसे भी एक्सप्लेन करें। स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट माइनस, अब ग्रॉस कंट्रीब्यूशन की वर्किंग में जरूर देख लीजिएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स जस्ट आ रहे हैं, तो उनको मिला के फिर मैं माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट, किसके सम ले रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और बस वेरिएबल ओवरहेड्स। तो वी मींस वेरिएबल, या चलें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही लें। स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल ग्रॉस या कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट। ठीक है, इट मींस मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी आएंगे, लेकिन अब फिक्स्ड ओवरहेड्स क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। तो ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह लें, या डेफिनेटली एक यूनिट की बात हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह लें, या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, अब एक क्योंकि यूनिट की बात हो रही है ना, तो अगर तो एक से ज्यादा यूनिट्स हो तो समटाइम्स स्टॉक्स डिफरेंट होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में फर्क हो सकता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी लिखेगा ताकि मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वर्ड याद आ जाए। ये क्लियर है प्लीज, डिफरेंस, पहला डिफरेंस ज़हन में रहेगा, नोट कर लिया हुआ। चलें सर, देन सर अगर हम आगे चलें तो मटेरियल के वेरिएंसेस में कोई भी चेंज क्यों नहीं होना चाहिए, अपनी स्टेटमेंट्स हैं जो अभी आपने बनाई है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की प्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं है, तो ये एग्जैक्टली सेम फिगर्स कैलकुलेट होती हैं मार्जिनल में भी और अब्जॉर्प्शन में भी, तो देयर इज नो डिफरेंस इन वेरिएंसेस ऑफ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा। तो रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, और यूजेज वेरिएंस का ब्रेकअप, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, ये कुछ एज इट इज ही होता है जैसे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है। लेबर में भी तो लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये एज इट इज कैलकुलेट होंगे। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सही वर्ड्स आप फाइनली याद रखें, और एफिशिएंसी वेरिएंस, ये भी सब एज इट इज है। देन उसके बाद आ रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स पे। मेजर असल में चेंज जो है फिक्स्ड ओवरहेड्स पे है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस पे है। तो फिक्स्ड ओवरहेड से करंट इकट्ठे हो जाएंगे। ये वेटिंग फ्रॉम जो स्लाइड इकट्ठे हैं सर, फिक्स्ड ओवरहेड्स का सर इस तरह करें, जरा रिवाइज कर लेते हैं, और रिवाइज करने के बाद फिर आप लिखिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स का पहला फॉर्मूला टोटल से शुरू करें, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, इसका फॉर्मूला एक्चुअल और अप्लाइड, एक्चुअल और अप्लाइड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स अप्लाइड का मतलब क्या, फिक्स्ड ओवरहेड्स अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का मतलब अब्सॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स भी है, ये बता देगा। अब्सॉर्ब्ड, अप्लाइड, चार्ज, ये सब एक इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं, अप्लाइड, और ये एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट के साथ आता है। अब आप अपनी स्टेटमेंट्स देखिएगा जरा, जी जी, अगर वो जरूरत पड़े तो डेफिनेटली
अब मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर मैं कहूं कि अप्लाइड अब्जॉर्ब्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग में अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है, अप्लाइड टू प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है, चार्ज टू प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो अब्जॉर्ब किया जाता है, अप्लाइड किया जाता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को पीरियड कॉस्ट बनाया जाता है। तो इसमें तो अब्जॉर्ब हुआ ही नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट में अब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, तो इसलिए देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये वेरिएंस जो है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो कैलकुलेट होगा, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में इस टोटल वेरिएंस का कोई कॉन्सेप्ट ही क्यों नहीं है, क्योंकि अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ फिर हल्का हल्का क्रॉस कर रहा हूँ, पहले ये समझ लीजिएगा। क्या ये वेरिएंस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कैलकुलेट होता है? यस, क्यों होता है? क्योंकि वहां पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्ब होते हैं, जस्ट लाइक वेरिएबल ओवरहेड्स, मटेरियल, लेबर। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में एब्जॉर्ब किया ही नहीं जाता है। देयरफॉर वो जो एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट है, एक्चुअल प्रोडक्शन में तो अब्जॉर्ब करना ही नहीं है इसने, तो सिंपली पीरियड कॉस्ट बनना है। देयरफॉर टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट ही नहीं होगा। किस केस में? मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में। क्लियर है बात मेरी? अब आ रही इसके तरह ब्रेकअप पे। ब्रेकअप का नाम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट होगा, इसका फॉर्मूला पहले ध्यान में ले आए। जहां जहां अप्लाइड होगा वहां वहां बस वो नहीं होगा। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड का मतलब क्या होता है? फिक्स ओवरहेड सोचे कितने गए थे, और यहाँ अप्लाइड नहीं है वर्ड, यहाँ एक्चुअल वर्ड है, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो खर्चा सोचा क्या गया था और एक्चुअली कितना हो गया है, ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। और ये वेरिएंस क्योंकि इसमें अप्लाइड वर्ड ही नहीं है, अप्लाइड तो नहीं है, लेकिन बजटेड सोचा पीरियड के स्टार्ट पे क्या गया था, एक्चुअल कितना हो गया, इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस एज इट इज कैलकुलेट होगा, मींस टोटल तो कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर वेरिएंस एक ब्रेकअप के तौर पे अलग एज इट इज वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कैलकुलेट होता है। क्लियर है बात मेरी कि ये क्यों कैलकुलेट हो रहा है? क्योंकि यहाँ अप्लाइड है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? अप्लाइड नहीं है, बाकी एक्चुअल और बजटेड में डिफरेंस अगर है तो वो हम वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। देन वॉल्यूम की तरफ आए। आप बताएंगे सोच के जो मैंने अभी तक कहा है, क्या वॉल्यूम फिर कैलकुलेट होना चाहिए? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, जेन में लाएं जरा। बजटेड और अप्लाइड, तो बेटा वॉल्यूम भी कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी अप्लाइड है। बजटेड और अप्लाइड, अप्लाई यहाँ क्योंकि अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए वॉल्यूम भी कैलकुलेट नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है गुड न्यूज आप ये है कि वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं होगा तो फिर इसका ब्रेकअप भी कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स फिक्स्ड ओवरहेड्स में सिर्फ एक ही वेरिएंस कैलकुलेट होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और उसका भी फॉर्मूला एज इट इज है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये एडवर्स कब होगा? जब एक्चुअल ज्यादा होगा, और ये फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम होगा। क्लियर हो गया सारा? कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस वगैरह जो नीचे ब्रेकअप के तौर पे आते हैं, वो भी क्योंकि वॉल्यूम ही का वो ब्रेकअप है, तो वॉल्यूम जब कैलकुलेट नहीं हो रहा और तो देन फिर उसका ब्रेकअप भी कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा फाइनली आपको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि वेरिएंसेस मतलब मार्जिनल के वेरिएंसेस कंपैरेटिवली स्पीकिंग हम कह सकते हैं कि शायद कम है एज कंपेयर्ड विद अब्जॉर्प्शन। तो यहाँ तक जरा काइंडली अपना अपने नोट करना, फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए साथ। क्योंकि टोटल कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो देयरफॉर टोटल के इक्वल होने की वाली कोई सेंस ही नहीं है नजम साहब। जी सलीम साहब, वो बाद में बेटा देखिए।
यू का मतलब होता है अनफेवरेबल। तो आफ्टर ऑल द डिस्कशन जो कल से स्टार्ट हुई थी, एक नई चीज डेफिनेटली अब उसकी प्रैक्टिस रह गई है, लेकिन कुछ रीजनेबली अब बातें क्लियर हो गई हैं। तो अब ओवरऑल कंफ्यूजन तो नहीं रह गई। देन सर जो लोग लिखते हैं वो काइंडली पेज नंबर 147 पे आ जाएगा, क्योंकि उसके ब्रेकअप में अप्लाइड आता नहीं है, इसलिए उसका अप्लाइड आएगा। जी काशिफ साहब, डेफिनेटली जो मैंने नहीं बताया वो सब कुछ एज इट इज। वॉल्यूम के ब्रेकअप में भी अप्लाइड आते हैं, इसलिए वॉल्यूम वो अब आर्स की बेस पे आते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम तो एज इट इज नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्योंकि अप्लाइड नहीं है, इसलिए वो एज इट इज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, प्लीज क्लियर। तो पेज नंबर काइंडली अब आपने 147 निकालना है। आ जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ो। पेज नंबर 47 जरा क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढिएगा, एक कराट के नाम से होगा, मिल गए। चैप्टर के एंड में कहीं है, कम से कम एटलीस्ट वर्ड्स कुछ ना कुछ पढ़े जाए। एक सेकंड, जस्ट मैं आपके सामने रखूँ। बड़ा इस वक्त आवाज है, सॉरी बीच में शायद आवाज का प्रॉब्लम आया। ये पेज नंबर, सॉरी मैं शायद बताना भूल गया हूँ, पेज नंबर 147 है। क्वेश्चन नंबर 2 CARAT। जी सर, रिक्वायरमेंट से शुरू करना। कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस: सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, सेल प्राइस वेरिएंस, प्राइस मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। यील्ड मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस भी एक दफा दोबारा आ जाएगा फॉर ईच मटेरियल। एक से ज्यादा मटेरियल्स हों तो अलग अलग वर्किंग है। लेबर रेट, एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम वेरिएंस। सिर्फ दो जगह डिफरेंस है, दोबारा सोच लीजिएगा अभी आपने जो लिखा है। एक तो डिफरेंस है सेल वॉल्यूम वेरिएंस में, और वहां भी स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गया वर्ड रादर देन ग्रॉस प्रॉफिट। और दूसरा मेजर डिफरेंस है फिक्स्ड ओवरहेड्स में, और फिक्स्ड ओवरहेड्स में सिर्फ एक फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट हो रहा है, बाकी सब में एज इट इज है। ठीक है,
इट मींस लेबर भी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी, मटेरियल भी, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो बिल्कुल ही अनचेंज है। डिफरेंस काइंडली सिर्फ कहाँ है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस में ग्रॉस कंट्रीब्यूशन वर्ड आ गया, और फिक्स्ड ओवरहेड्स में सिर्फ एक रह गया, एंड दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो मेक द थिंग सिंपल। आ गया है। फिर देन वो कहता है बी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट दैट रिकंसाइल्स बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट। तो जिस तरह ये स्टेटमेंट एक पहले बनाते थे, बजटेड प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, वो स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी बन सकती है, इंशाल्लाह मार्जिनल कॉस्टिंग में भी बनाएंगे, और वेरिएंसेस के वजह से डिफरेंस होगा। और देन फिर रीजन ऑफ वेरिएंसेस, ये आपको मैंने शायद पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह जब हम इस टॉपिक की कंप्लीशन की तरफ पहुंच जाएंगे कुछ दिन बाद, तो फिर एक ही दफा सारे वेरिएंसेस की रीजनिंग भी सोचेंगे कि ये वेरिएंसेस आते क्यों हैं। तो ठीक है, इस वक्त हम जरा, ये थ्योरेटिकल होता है, समटाइम 1 2 3 नंबर का एक्स्ट्रा एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे, तो इसका भी फिर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ रिक्वायरमेंट ए पे होना चाहिए, बाकी फिर इंशाल्लाह बी और सी की बातें बाद में करते हैं। आज फर्स्ट स्लाइड सर। Gerard PLC, a premium food manufacturer, is reviewing operations for the 3 months period. Company operates, underline करें line. Company operates a standard marginal costing system. देखिए अगर कभी वर्ड्स ना मिले कि मार्जिनल कॉस्टिंग यूज हो रही है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंडिकेशन नजर आ जाए कि मार्जिनल कॉस्टिंग है, तो ऑब्वियसली फिर हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बजाय मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से वर्किंग करेंगे। ठीक है, सबको पता चल गया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिखा हुआ करेगा कि आपने कौन सा सिस्टम यूज करना है, अगर नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही होगी। ओके जी, चलो आगे। And manufactures one product. Company uses standard marginal costing and manufactures one product ZP for which the following standard revenue and cost data per unit is given. Per unit is given. Standard data given. Sale price per unit 12. ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल ए बी, दो डायरेक्ट मटेरियल्स हैं, ए बी 2.5 kg at the rate of 1.7 per kg। कैलकुलेटर्स उठाएं, 1.5 kg at the rate of 1.2, ये सॉल्व करें जरा। 2.5 इंटू 1.7, बाकी सब कुछ अब वही है, सिर्फ जो डिफरेंस है वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो 4.25 क्या है, मटेरियल ए पर यूनिट, एंड 1.5 इंटू 1.2। पार्टिसिपेशन काइंडली रखा करें, आपकी भी इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। 1.8 क्या है, मटेरियल बी पर यूनिट। ठीक है, तो 1 kg is expected to cost 1.7 और 1.2 है, लेकिन मोर देन 1 रॉ मटेरियल अगर यूज हो तो इस तरह की बातें भी आप फाइनल करते रहे अपने जहन में। तो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस भी कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है जी, इकट्ठे हैं सारे। आगे चलें, डायरेक्ट लेबर 0.545 आवर्स, 0.45 आवर्स एट द रेट ऑफ 6 पर आवर। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट पता चल सकती है, 0.45 इंटू 6 रुपीज पर आवर, तो 2.7 रुपीज क्या है, बोला करें, सोचा करें, ये सब कुछ पर यूनिट अब हम वर्कआउट करें। मटेरियल ए कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड मटेरियल बी कॉस्ट पर यूनिट, एंड स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 2.7 पर यूनिट। व्हाट इज 6 रुपीज, सारी गेम वहीं की वहीं है सर। व्हाट इज 6 रुपीज, इट इज पर आवर, और क्योंकि 0.45 आवर्स है, एक लेस देन 1 आवर है, तो अकॉर्डिंगली 2.7 रुपीज पर यूनिट लेबर कॉस्ट है। आगे चलें, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द 3 मंथ्स पीरियड। अब एक 3 मंथ्स पीरियड के एंगल से बार बार बात इसलिए होनी है क्योंकि 3 मंथ्स के एंगल से वर्किंग कर रहा है, ऑपरेशंस, रिव्यूइंग ऑपरेशन फॉर 3 मंथ्स, तो क्वार्टरली शायद वर्किंग है। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द 3 मंथ्स पीरियड आर एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज, बताएं जी ये क्या चीज है, एक्सपेक्टेड टू बी, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्सपेक्टेड टू बी से मुराद एक्चुअल है या बजटेड है, करें फाइनल, इस तरह चीजें फाइनल होनी चाहिए। बजटेड है, लिखें इतना एक्सपेक्टेड खर्चा था, फिर कंपैरिजन करेंगे अगर एक्चुअल मिल गया। नेक्स्ट लिखे, अंडरलाइन करें, एक्चुअल डाटा फॉर द 3 मंथ्स पीरियड वाज एज फॉलोज। सेल्स एंड प्रोडक्शन, वंस अगेन लग रहा है कि जो यूनिट्स बनाए गए हैं वो सेल कर दिए गए,
डिफरेंट हो सकते हैं यकीनन। 48,000 units of ZP were produced and sold for rupees 5,80,800। तो फिलहाल प्रोडक्शन और सेल सेम है, सेल्स की अमाउंट दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल ए 1,21,951 kgs were used at a cost of rupees 2 lakh। Material B 67,200 kgs were used at a cost of rupees 84,000। Direct labor employees worked for 18,900 hours but 19,200 hours were paid। ये वाली बात रिवाइज करें जहन में। वर्कड आवर्स हैं 18,900 और पेड आवर्स हैं 19,200। क्या आइडल आवर्स बता सकते हैं आप लोग? ये आइडल आवर्स बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूला भी है उसका आइडल आवर्स कैलकुलेट करने का। एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। आइडल टाइम वेरियंस का फॉर्मूला बाद में लिख लेंगे। तो 19,200 माइनस 18,900, तो 300 आइडल टाइम भी है। आइडल टाइम कब होता है? जब आवर्स पेड ज्यादा हो वर्कड कम हो। फिलहाल हमने इस तरह से बात की। देन उसके बाद बेटा लिखा हुआ है एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,17,120। ठीक है, तो जो हमने आज पेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अभी एक्चुअल डाटा है तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का एक्चुअल 64,000 है। बजटेड ये है, कंसंट्रेट करें जरा। बजटेड अगर है 62,500 और एक्चुअल है 64,000, तो बताएं एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। कंसंट्रेशन से सोचा करें, बजटेड एक्चुअल अब फाइनल करें। बताएं एक्सपेंडिचर वेरिएंस नजर आ रहा? जी एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ रहा? एडवर्स है या फेवरेबल है? एडवर्स है या फेवरेबल है? ए है या एफ है? सोचे सोचे सोचे। व्हाट इज एक्चुअल 64,000, व्हाट इज बजटेड 62,500। क्या खर्चा एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया है? ठीक है, तो 1500 इज एडवर्स वेरिएंस। देन उसके बाद फाइनली लास्ट लाइन, budgeted sale for the 3 months period was 50,000 units of ZP product ZP। तो budgeted sale हम बेचने कितने यूनिट्स चाहते थे? 50,000 यूनिट्स। और बेचे कितने हैं? फिर ये भी कंपैरिजन करते हैं। 10 मिनट है अभी, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं मेरे ख्याल सॉल्व कर लेते हैं। शुरू करें पर वेरिएंसेस रिक्वायरमेंट आपके सामने, प्लीज जरूर पार्टिसिपेशन रखें। जी सर, जिस तरतीब से मांगे मैं उसी तरतीब से चलना शुरू कर देते हैं। सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, सेल वॉल्यूम। अब कंट्रीब्यूशन उसने वर्ड लगा तो दिया है, लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूशन वर्ड ना भी लगाए और मार्जिनल कॉस्टिंग है तो सेल वॉल्यूम फिर स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन की बेस पे आना है। प्लीज फॉर्मूला डिफाइन करें। बजटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब डेफिनेटली अगर आप ना लिखना चाहें वैसे भी लिख सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ आपके सामने रहा डाटा रहे। फॉर्मूला ओके? फिगर्स ढूंढे, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड पूरा डाटा देखिएगा, रिक्वायरमेंट्स ऊपर वाली लाइन देखें। 50,000 यूनिट्स बेचना चाह रहे थे, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 48,000 ढूंढे। प्लीज लुक एट द फिगर्स। 48,000 फेवरेबल और एडवर्स का डिसीजन हो जाना चाहिए, फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन हो जाना चाहिए। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कम है, एडवर्स है, लेकिन एक दूसरी वर्किंग कर लें, ठीक है एडवर्स है, लेकिन आगे जरा मल्टीप्लाई भी करना है, यूनिट्स को जरा अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये वाली वर्किंग और से देखें जरा यार।
ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी मैंने पिछले पेज पे आपको क्या लिखवाई है, अगर पिछला पेज हो गया है तो देखें जरा। स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट उठानी है 12, फुल कंसंट्रेट करना है 12, मिल गया 12। ये ठीक है बेटा, सॉल्व हो सकता है, जरा काइंडली कैसे सॉल्व हो रहा है जरा देखना सारे। अब इस 12 में से क्या माइनस करना है, पर यूनिट ग्रॉस सॉरी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कैसे फाइंड आउट करूं, अभी शायद एक वर्किंग कर ली है हमने। इसमें मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे इस डेटा में मटेरियल दो हैं, लेबर दी हुई है, वेरिएबल ओवरहेड्स का जिक्र नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स तीन चीजें हो सकती हैं, उसमें से सिर्फ दो ही चीजें हैं, लेकिन मटेरियल दो हैं। तो काइंडली जरा ऊपर ही कहीं सम कर लेंगे जरा इन तीनों चीजों का। 4.25 1.8 ये दो मटेरियल्स हैं, एक डायरेक्ट लेबर है। वेरिएबल ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन अगर होती तो डेफिनेटली उसने भी आना था। तो 8.75 सॉल्व कर लेंगे सारे। क्या ये 8.75? स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट, ओके, या कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लें पर यूनिट। तो 8.75 विच मीन्स एक्सप्लेन कर लीजिएगा वर्किंग सारी, विच मीन्स 3.25 इज द ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बाकी सारी मैं वर्किंग जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप भी इर्द गिर्द फिलहाल एक्सप्लेन कर लें, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे चलते जाएंगे तो इनकी फर्दर प्रेजेंटेशन अगर बनानी बना लेंगे। क्लियर है, फिगर समझ आ गई? फिगर समझ आ गई हैं? तो स्टैंडर्ड सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट। तो फाइनली बड़ा आपका आंसर आ जाएगा इसका 6500। एडवर्स क्यों आएगा? क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कम है। ठीक है जी, क्लियर है सारा? एक वेरिएंस और कैलकुलेट कर लें, सेल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला लिखें, सेल प्राइस वेरिएंस, व्हाट इज द फॉर्मूला? स्टैंडर्ड सेल रेट माइनस एक्चुअल सेल रेट, इसने एज इट इज ही आना है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। एक दफा मैंने एक वर्ड आपको कहा था, ये क्लियर रखें जरा, हमने फिनिश गुड्स बेचनी है, ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन या वर्ड नहीं होगा, वो मटेरियल नहीं यूज होना प्रोडक्शन के लिए। तो ढूंढ लें जरा काइंडली, स्टैंडर्ड सेल रेट 12 माइनस पर यूनिट, अब क्यों? क्योंकि यूनिट्स एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड यूनिट्स में है। एक्चुअल रेट कैसे आएगा सर? नहीं, इस तरह सॉल्व ना करें। एक्चुअल रेट, सेल रेट, यहां से ये डाटा ढूंढे सेल का, कितने रुपए के बेचे हैं? 5,80,800। और कितने यूनिट्स बेचे गए हैं? 48,000। ठीक है, इस तरह कैंडी सॉल्व किया करें, पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाएगा। सही, ये मिल गया प्लीज। सेल रुपीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू गेट द सेल प्राइस पर यूनिट एक्चुअल, और मल्टीप्लाइड बाय 48,000 यूनिट सोल्ड। डिफरेंस डेफिनेटली डिसीजन आपने ब्रैकेट के अंदर लेना है। ये सारी बातें करनी एज इट इज, अब फाइनल करें अपने में। तो फाइनल आंसर आ रहा है 4800 फेवरेबल है या एडवर्स है? 4800 फेवरेबल है या एडवर्स है? वाई फेवरेबल? प्लीज, एक्चुअल सेल रेट ज्यादा है, एक्चुअल सेल रेट ज्यादा है। कंसंट्रेट नहीं कर रहे मेजोरिटी स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल सेल रेट है ये, और वो 12.1 समथिंग आ रहा है। तो प्लीज, सेल रेट ज्यादा होने की वजह से ये वेरिएंस फेवरेबल है। ठीक है जी, प्लीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डेफिनेटली बेटा, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों से लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कल का दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन जरा ढूंढें, जल्दी से हो रहे प्लीज।
पेज नंबर 129 पे ना ये 2-3 जो क्वेश्चंस किए हैं काइंडली इनको पहले रिवाइज करना है। तो पेज नंबर 129 पे क्वेश्चन नंबर 1 है और पेज नंबर, एक तो ये जैक एंड जिल वाला रिवाइज करना है आपने, फिर ये जो एग्जामिल किया था पेज नंबर 142 पे ये भी रिवाइज करना है, लेकिन रिवाइज करने के बाद प्लीज कोई घंटे दो निकालिएगा कल। एक पेज नंबर 134 पे एक नया क्वेश्चन भी रखे अपने पास में MZL के नाम से, पेज नंबर प्लीज 134 पे, उसमें देखें कहाँ तक हो जाए। ये वो मार्जिनल कॉस्टिंग एंगल से है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी रिवाइज हो जाएगी। प्लीज पेज नंबर 129 क्वेश्चन नंबर 1 जैक एंड जिल जामिल, ठीक है। ये रिवाइज करने के बाद काइंडली प्लीज पेज नंबर 134 पे MZL है, उसकी डिस्कशन इंशाल्लाह फिर मैं करूंगा मंडे को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है MZL भी जहां तक कोशिश कर सकें, ये मिक्स है उसी तरह ही है प्रोसेस कॉस्टिंग का, और बीच में मार्जिनल कॉस्टिंग की थोड़ी सी स्टोरी आएगी, लेकिन वो देखें मेरा ख्याल है मैक्सिमम आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, ओके। तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी काइंडली, लेकिन कल का दिन वेस्ट ना हो। अल्लाह हाफिज। तो जैक एंड जिल और जामिल काइंडली ढूंढ के रिवाइज करना है, और प्लीज MZL क्वेश्चन नंबर 3 एक रीजनेबल कोशिश होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।